हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हम लोग काफी सारे चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं। मैंने पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करवा दिया है। हमारा जो चैप्टर अभी चला हुआ है करंट में, लाइफ प्रोसेस में मैं एमसीक्यू भी कवर करवा चुकी हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी कवर करवा चुकी हूँ। कुछ हमारे 15 क्वेश्चंस रहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, जिनको हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को प्लीज आप सीरीज से देखना ताकि आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर टुडे। अवर क्वेश्चन नंबर इज 56। हाँ जी, 56 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than the terrestrial organism? वो बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल पर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म जो कि आपके पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक के अंदर रहते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट आपका क्या रहता है, फास्ट रहता है। ऐसा क्यों? बेसिकली जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहां पर जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। कैसी ऑक्सीजन होती है? डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। मान लो ये कोई भी आपकी क्या है, फिश है, और यहाँ पर आपकी कैसी ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है। कैसी ऑक्सीजन है? डिजोल्व। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसियस ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिश का जो ब्रीदिंग रेट होता है, जैसे वो ऐसे करती है, समझ लो, वो बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि पानी के अंदर आपकी जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू जो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, आपके एनवायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास होती है। तो आप इसके अंदर ये वाला आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है भी सभी को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन अ ह्यूमन हार्ट कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ और साथ में थोड़ा सा डायग्राम भी बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हाँ जी, यहां पर देखना, अगर मैं बात करती हूँ डबल सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपके हार्ट में ब्लड एक साइकिल में 2 बार जाता है। ठीक है, एक साइकिल के अंदर आपका हार्ट में से ब्लड 2 बार पास होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे हार्ट के 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के? 4 चैम्बर्स। कितने होते हैं? 4 चैम्बर। दिस इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज नोन एज राइट एट्रियम, दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इनको? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। होता क्या है, बेसिकली राइट एट्रियम में कौन आती है? वेना कावा आती है। कौन आती है? वेना कावा। वेना कावा कैसा ब्लड लेती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है? ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। ये वेना कावा ब्लड लेकर आती है। कहां से लेकर आती है? आपके बॉडी ऑर्गन से लेकर आती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां पर जाता है? राइट वेंट्रिकल में। कहां पर जाता है? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। कहां पर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। जनरली आपकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरी आपको वो एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी से कहां पर गया? आपके लंग्स में। कहां पर गया? लंग्स में। लंग्स में से क्या निकली? पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन कहां पर जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में। अब की बार हमारा ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम से कहां पर जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगी? ऑर्गन में। और इसी ऑर्गन से ये कलेक्ट करती है कौन? हमारी वेना कावा। कौन कलेक्ट करती है? वेना कावा। तो हमारे ब्लड के अंदर 2 तरह का सर्कुलेशन चलता है। फर्स्ट सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? आपके हार्ट में गया, हार्ट से कहां पर गया? लंग में,
और लंग्स से वापस कहां पर आ गया, हार्ट के अंदर। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। और एक सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक का क्या मतलब होता है, हार्ट, हार्ट से ऑर्गन और ऑर्गन से वापस हार्ट। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्लस में पल्मोनरी सर्कुलेशन मिला के आपका क्या बन जाता है, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज हैविंग द 4 चैम्बर्ड हार्ट। वो बोलता है कि हम जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में स्पेशली मैमल्स होते हैं और एव्स होते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। क्या सिग्निफिकेंस है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, क्या एडवांटेज है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, किसके ऊपर, 2 और 3 चैम्बर्ड हार्ट के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगी 4 चैम्बर्ड हार्ट का पहला सिग्निफिकेंस या पहला एडवांटेज है कि यहाँ पर हमेशा सेपरेशन ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, हमेशा सेपरेट मूव करते हैं। देख रहे हो ना, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वाले साइड पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, जबकि राइट वाली साइड पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, मूव करता है। सेपरेशन की वजह से आपका ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। दूसरे 4 चैम्बर्ड हार्ट का क्या मेन फंक्शन है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। किसको रेगुलेट करने का काम करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसके अंदर, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर किसका काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। क्लियर है अभी सभी को। 2 चीज याद रखोगे, सेपरेशन और मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने देता, दूसरा हमेशा हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 59, मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब भाई आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके 3 इवेंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। 3 इवेंट्स है। फर्स्ट इवेंट क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। सबसे पहले क्या करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, देन कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी। फर्स्ट क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट देन कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी। सेकंड आपका क्या दे रखा है, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन गैस एंड द CO2 गैस। क्लियर है सभी को। फर्स्ट क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सेकंड क्या करेगा भाई, बताना एक बार, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड क्या करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूं, बट मैंने आपको 3 के 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। ये हमारे मेजर इवेंट्स रहेंगे किसके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। क्लियर है सभी को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, so our question number 60 is, in each of the following situation what happened to the rate of photosynthesis। वो बोल रहा है कि आपको हर सिचुएशन के अंदर बताना है कि फोटोसिंथेसिस रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके क्लाउडी डेज होंगे, क्लाउडी डेज का मतलब होता है आपके आसमान में बादल छाए रहेंगे, क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जितने ज्यादा आपके क्लाउड्स होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। क्यों भाई, क्लाउडी डेज होने से सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट तो नहीं होगी ना, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जितने ज्यादा आपके क्लाउडी डेज होंगे, मतलब आपके बादल छाए रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सनलाइट कम होगी। सनलाइट कम होगी तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस रेट भी आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नो रेनफॉल इन द एरिया, ऐसा एरिया जहां पर बारिश होती ही नहीं है वहां पर फोटोसिंथेसिस कैसी होगी। हाँ जी भाई, अगर आपकी जगह पर बारिश ही नहीं होगी, हमारे किसी एरिया में बारिश ही नहीं होगी, तो हमें वाटर नहीं मिलेगा। अगर वाटर ही नहीं मिलेगा तो हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी चाहिए और क्या चाहिए, H2O भी चाहिए। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज। गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, वो बोल रहा है मैन्योरिंग का मतलब होता है बेटा खाद।
जिसकी मिट्टी अच्छी होती है, जिसकी सोयल अच्छी होती है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। कैसे होते हैं? हेल्दी होते हैं। अगर आपका प्लांट हेल्दी होगा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू द डस्ट। अगर आपकी लीफ के स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बंद होने की वजह से क्या होगा? आपका ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा। गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा, क्योंकि CO2 की एंट्री और CO2 की एग्जिट, O2 की एंट्री और O2 की एग्जिट कहां से होती है? आपके स्टोमेटल पोर से होती है। अगर स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। गैसियस एक्सचेंज की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? फोटोसिंथेसिस का रेट क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 60 स्टूडेंट्स आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। नेम द एनर्जी करेंसी। हाँ जी, एनर्जी करेंसी का नाम बताएंगे ATP। क्या नाम है? ATP। क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी है। व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। ये आपकी कहां पर प्रोड्यूस होती है? जब आप रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। बेसिकली रेस्पिरेशन का काम ही क्या है? रेस्पिरेशन का काम है आपके सेल तक एनर्जी पहुंचाना, एनर्जी को बनाना। आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम 38 ATP आपकी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज। इस एनर्जी का यूज हम कैसे करते हैं? ये ADP है। ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ते हैं एनर्जी की प्रेजेंस में और क्या बन जाता है? ATP। क्या बन जाता है? ATP। ये आपके ब्लू बॉक्स के अंदर दे रखा है NCERT के। जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर देखोगे वहां पर एक ATP का पैराग्राफ दे रखा है। बेसिकली ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम एनर्जी को एज इट इज यूज नहीं करते, बट एनर्जी को ATP की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करने का क्या करती है? काम करती है। क्या ये चीज सबको क्लियर है भाई? हाँ जी, चले आगे। What is common for Cuscuta, ticks and leeches? वो बोलता है कि भाई टिक्स के अंदर और कस्कटा के अंदर और लीचेस के अंदर क्या चीज कॉमन है? दे ऑल आर पैरासाइट्स। क्या ये? दे ऑल आर पैरासाइट्स। Parasites are those organisms which live in the another host and वो क्या करते हैं? बेसिकली होस्ट को हार्म करते हैं और खुद को क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लीच हो गई। ठीक है, वो आपके बॉडी के ऊपर बैठ जाती है तो वो आपके शरीर से खून को चूस रही है। उसको तो क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। बट होस्ट मान लो मैं हूं तो मुझे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच बेनिफिट देयर सेल्फ एंड लॉस टू द होस्ट। वो नुकसान करते हैं किसको? होस्ट को। ठीक है, कस्कुटा प्लांट्स एंड टिक्स होती हैं एंड लिचीज होती हैं, तो ये क्या है? पैरासाइट्स हैं। क्या है? पैरासाइट्स हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन द डाइजेशन ऑफ फूड? हाँ जी, वो बोलता है कि माउथ का डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर क्या यूज होता है? बेसिकली हमारा माउथ है। माउथ के अंदर हमारी 3 चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? हमारे टीथ, हमारा सलाइवा और हमारी टंग। टीथ क्या करते हैं? कटिंग करने का काम करते हैं। कटिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, काटने का काम करते हैं, च्यूइंग करने का काम करते हैं। हमने कोई भी खाना खा लिया उसको छोटा करने का काम कौन करते हैं? हमारे टीथ।
सलाइवा का क्या काम करता है? बेसिकली सलाइवा सलाइवरेज नाम के एंजाइम को क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम को रिलीज करता है, जो कि आपके स्टार्च का डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। दो चीजों के फंक्शन पता चल गए। तीसरा फंक्शन होता है आपका, क्या होता है? टंग। बेसिकली टंग जो होता है वो आपके फूड को रोल बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो आपने कोई चीज खा लिया तो वो सलाइवा के साथ उसको लपेट के उसको क्या करता है? उसको रोलिंग करने का काम करता है। कौन? आपकी टंग। क्लियर है सभी को? टंग रोलिंग में हेल्प करती है, टीथ च्यूइंग ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं और कटिंग में हेल्प करते हैं। और जबकि आपका सलाइवा सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक? ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? स्टमक है। ठीक है, ये क्या है? स्टमक है। इस स्टमक की वॉल पे, यहां पर इसकी वॉल पर हमारी 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं। वो 3 चीज रिलीज करती हैं ना भाई? HCl को रिलीज करती हैं, म्यूकस को रिलीज करती हैं और पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करती हैं। Gastric glands are those glands which are present in the wall of the stomach, and these release 3 tubular glands, and they release HCl, they release mucus, they release pepsin enzyme. आइए अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। HCl बेसिकली आपके स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? एसिडिक मीडियम। इस वजह से आपके स्टमक की जो pH होती है वो कितनी होती है? 1.5 होती है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। म्यूकस बेसिकली आपके स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करता है। किससे? कोरोजन से। हाईली एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होने की वजह से आपकी जो स्टमक की वॉल होती है वो आपकी कोरोडेड हो सकती है, खराब हो सकती है एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होने की वजह से। इसलिए म्यूकस एक थिक लाइनिंग बना देता है म्यूकस की। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको प्रिवेंट करने का काम करती है एसिडिक मीडियम से। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन एंजाइम आपके प्रोटीन डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। प्रोटीन डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? आपका पेप्सिन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। काफी सारे बार पेपर में आपका आ चुका है, PYQs के अंदर आ चुका है। क्लियर है सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका मैच द कॉलम। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। ठीक है, दिस इज द 65। विजिबल है सबको? मैच द टर्म्स इन द कॉलम A विद दोज द कॉलम B। ट्रिप्सिन, मैं आपको बताते ही चल रही हूँ, ट्रिप्सिन एंजाइम आपका पेनक्रियाज रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस में आपके 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रिप्सिन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम और कौन सा एंजाइम? आपका लाइपेज एंजाइम। लाइपेज जो कि फैट को तोड़ने का काम करता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, एंड अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, मैंने काफी सारे बताई दी आपको, देख लीजिए। हाँ जी, ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन्स को। और ट्रिप्सिन कहां से निकलता है भाई? पेनक्रियाज से। कहां से निकलता है? पेनक्रियाज से हमारा कौन निकलता है? ट्रिप्सिन। अमाइलेज, बाइल कहां से निकलता है? हमारे लीवर से। कहां से निकलता है? लीवर से। पेप्सिन कहां से निकलता है? हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज कहां से निकलता है? हमारे सलाइवा से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको टेबुलेटेड फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स। आपको इसमें करेक्ट सबस्ट्रेट बताना है एंजाइम के लिए। ठीक है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है बेटा ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा। जनरली जो ट्रिप्सिन होता है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? प्रोटीन्स के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करता है? प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, प्रोटीन्स के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा। किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोटीन्स के ऊपर। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ऊपर।
किसके ऊपर एक्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा। लाइपेज लिपिड्स के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा। किसके ऊपर एक्ट करेगा? लिपिड्स के ऊपर। पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, किसी किसी बुक में इमल्सिफाइड फैट। मैं आपको एक और मतलब बता देती हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिपिड्स और इमल्सिफाइड फैट में क्या फर्क होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। बेसिकली लिपिड्स आर द मैक्रो मोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मैक्रो मतलब इतने बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स के, उनको हम क्या कह देते हैं? लिपिड्स कह देते हैं। फैट्स मोलिक्यूल जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपके स्टेरॉइड्स हो गए, तो ये क्या हो जाते हैं? आपके लिपिड्स के अंदर आते हैं। हम अब इस लिपिड्स के ऊपर डायरेक्ट कोई एंजाइम एक्ट नहीं करता। ये बात ध्यान से सुनेंगे, ये लाइपेज कभी भी एक्ट नहीं करेगा किसके ऊपर? डायरेक्ट लिपिड मोलिक्यूल के ऊपर, डायरेक्ट फैट मोलिक्यूल के ऊपर। बेसिकली इसको एक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर द लार्ज लिपिड मोलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल स्मॉल मोलिक्यूल्स। ठीक है, जहां पर आपका लार्ज लिपिड का मोलिक्यूल छोटे छोटे लिपिड के मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन या फिर इमल्सिफाइड लिपिड बोलते हैं। अब ये जब छोटा लिपिड का मोलिक्यूल बन गया तो अब इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? आपका एंजाइम एक्ट करेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है भाई ये वाली बात? तो इसलिए बुक्स के अंदर लिखा होता है इमल्सिफाइड फैट। क्या लिखा होता है? इमल्सिफाइड फैट। क्लियर रहेगा सबको लिपिड और इमल्सिफाइड फैट में क्या डिफरेंस है? आ जाओ। Why do the veins have thin walls as compared to the arteries? कल ही मैंने आपको इनके बीच का डिफरेंस बताया था, एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, जबकि वेन्स की ऐसे बिल्कुल थिन होती हैं। आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो बिल्कुल ऐसे नैरो होता है, और जबकि वेन का जो ल्यूमन होता है वो एकदम ब्रॉड होता है, ऐसे ब्रॉड होता है। ठीक है, वेन्स जो होती हैं वो हार्ट के पास जाती हैं, वी से वापस, वी से वेन टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास जा रही है। आर्टरी हार्ट से दूर जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट क्या कहलाएगा? आपका आर्टरी कहलाएगा। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में सभी आर्टरीज को छोड़ के एक पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी में कभी भी वॉल्स नहीं होती बेटा। वॉल्स का मतलब होता है आपका लाइक एक तरह का बैरियर जो कि एक ही साइड पे खुलता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आर्टरी के अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि आपकी वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है। तो बात ये आती है कि जो थिन होती है वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन क्यों होती है, ये आपको बताना है। बेसिकली वेन्स जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेकर जा रही है कहां पर? हार्ट तक, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जो हमारी वेन्स की वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। जबकि आर्टरीज को पूरी बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाइड करना है एट अ हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, चौड़ी चौड़ी होती है। क्लियर है सभी को? आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। व्हाट विल हैपन इफ द प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड? हाँ जी, प्लेटलेट्स क्या है? आपका थर्ड कंपोनेंट है किसका? ब्लड का। 3 कंपोनेंट पढ़े थे हमने, WBC, RBC एंड द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करती है? आपकी ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है। अगर आपकी प्लेटलेट्स ही खत्म हो जाए तो आपका ब्लड क्लोट होगा ही नहीं, आपकी सारी वेन्स में से, आर्टरीज में से ऐसे ब्लड बाहर निकलता रहेगा और हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू द एनिमल्स। हाँ जी, इसको भी बता देती हूँ। प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू द एनिमल्स। इसका सबसे पहला रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी, मूवमेंट। मूवमेंट इज द वन, ठीक है, मूवमेंट इज द वन की पॉइंट जो कि डिफरेंशिएट करता है कि प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए। क्यों? बेसिकली प्लांट डज नॉट मूव, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती। हाँ, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है, बट कहां पर होती है? सेलुलर लेवल पर होती है, लाइक ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। बट प्लांट्स चलते फिरते नहीं है, जिसकी वजह से उसको क्या चाहिए? कम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? कम एनर्जी चाहिए। जबकि एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं फॉर देयर शेल्टर, फॉर देयर मीटिंग एंड फॉर देयर फूड, जिसकी वजह से एनिमल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। व्हाई एंड हाउ डज द वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इन द रूट जाइलम? इसको भी समझ लीजिए। बेसिकली आपका क्या है? ये आपका प्लांट है। क्या है? प्लांट है।
यहाँ पर क्या है आपकी रूट्स हैं, क्या है रूट्स। ये क्या है सोयल, क्या है सोयल। सोयल में से पानी ऊपर जा रहा है, हाँ जी। यहाँ पर क्या है वाटर, वाटर को मैं H2O से डिनोट कर रही हूँ। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि क्या रीजन पड़ रहा है कि जो पानी है हर चीज टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाना चाहती है, जबकि जो जाइलम का पानी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, ऐसा क्यों। देखिए पहला रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के अंदर में स्टोमेटा लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लॉस यहां से आपकी लीव्स के अंदर से क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन। पानी बाहर की तरफ जा रहा है, कहां पर जा रहा है, बाहर की तरफ, समझ लो, जिसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट हो रहा है। सक्शन का मतलब होता है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो क्या चाहता है, और पानी जाता है, और पानी कहां से आएगा, यहां से आपका नीचे आएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एक सक्शन पुल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सक्शन पुल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सक्शन पुल बन जाता है, जिसकी वजह से जो जाइलम है वो एब्जॉर्ब करता है पानी को और कहां पर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सक्शन पुल भी बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल भी बोल सकते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है। व्हाई एंड हाउ डज द वाटर एंटर कंटिन्यूअसली into the root xylem। हाउ का मतलब मैंने आपको बता दिया, वाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है एंड एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। कैसे होता है, अब मैं ये आपको बात बता देती हूँ। यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, क्या है, ज्यादा। यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। क्या है, कम है, ड्यू टू डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। रूट्स के अंदर और सोयल के अंदर ऑस्मोटिक का मतलब होता है बेटा वाटर, वाटर का प्रेशर ज्यादा है, रूट्स में पानी ज्यादा है। तो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन आपका क्या करता है, वाटर मूव करता है। दो रीजन हो गए, एक ट्रांसपिरेशन पुल, दूसरा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस वेयर इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। पहली बार ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है भाई, ट्रांसपिरेशन की वजह से आपका एक्सेस वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एक्सेस वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। टेम्परेचर रेगुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन और एक्सेस वाटर क्या हो जाता है, हमारा रिमूव हो जाता है, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। क्लियर। दूसरा, हाँ जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का रहेगा। हाँ जी, हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये वाला पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एक्सक्रीशन पे। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन देखा था आपका एक्सक्रीशन के ऊपर, क्या क्वेश्चन रहता है, हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। देखिए लीव्स के अंदर पहली बात क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। बेसिकली ये स्टोमेटा, these are the tiny pores which are present on the leaves, they help in the exchange of gases। ये आपकी गैसियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जितनी भी हमारी वेस्ट ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, हमारी वेस्टेज ऑफ गैसेस होती हैं, ये इस पोर के थ्रू क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीफ आपकी खराब हो जाती है वो टूटकर नीचे गिर जाती है, और वो टूटकर नीचे गिरने की वजह से हम उसको बाहर फेंक देते हैं। इस तरीके से भी प्लांट का क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट कहां पे स्टोर करती है, मेसोफिल सेल के अंदर, और स्टोमेटा क्या करते हैं, वेस्ट गैसेस को बाहर निकालने का काम करते हैं। लीफ टूटकर गिर जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एक्सक्रीशन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर सारे के सारे 72 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसको कंटिन्यूटी में देखना और क्लास 10th के एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।